नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी कैपिटल के इस चैनल पर। मैं हूं त्रिभुवन प्रसाद यादव, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। आप मेरे से लास्ट ईयर भी जुड़े थे बच्चों, और स्वागत है आप सबका इस नए सेशन में। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही होगी ऑनलाइन, और उम्मीद है सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे कि आपको सबको पता, हमारा जो लास्ट ईयर का रिजल्ट था काफ़ी बेहतरीन था, ठीक है ना। और हम उम्मीद रखते हैं कि इस साल के भी जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे उन सबको हम अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंचा पाएँ। ऐसा हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना प्रयास यहाँ पर टीचर्स के द्वारा होता है, उससे ज़्यादा मेहनत हमारे बच्चे करते हैं। अगर स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे बेटा, वो आपको उतनी ही अच्छी रैंक, उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको दिला के जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं केमिस्ट्री का जो सिलेबस है 2024 से, जो सीयूटी के लिए हमारा जो सिलेबस है सीयूटी के लिए बच्चा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो रेगुलर ट्रेंड, जो सवाल पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर में कम सवाल पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर में हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इस बार हम बहुत जल्दी सब स्टार्ट करें ताकि हम लोग और अच्छे से अपने बच्चों को प्रिपेयर करा पाएँ। ठीक है ना। आई थिंक अभी सितंबर चल रहा है, नेक्स्ट ईयर मई में एग्ज़ाम होगा, और शायद जल्दी एग्ज़ाम होगा क्योंकि आई थिंक जो इलेक्शंस आने वाले हैं तो बहुत से एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं। तो शायद ये भी जल्दी हो जाए, अभी कुछ पता नहीं है डेट्स का। बट आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। जितना ज़्यादा हम लोग साथ पढ़ पाएंगे बेटा, हम लोग साथ में क्वेश्चंस कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है। तो सिलेबस कैसा था बेटा लास्ट ईयर और इस साल, कैसे क्वेश्चंस आए गए थे, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे पास, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है। एक तो आपको पता ही होगा बेटा कितने सवाल होते हैं हमारे पास। जैसे डोमेन वाइज बात करेंगे तो ईच डोमेन, जैसे हमारा डोमेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो करीब 40 क्वेश्चन पूछ जाएंगे बेटा। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जिसमें से 40 हमारे पास हमको कंपलसरी होता है। ठीक है ना। और हर क्वेश्चन देर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। जिन 40 क्वेश्चन हम लोग को सही करने हैं। समझा गया बेटा? अच्छा, ये हमारे पास चैप्टर्स हैं, चैप्टर के नाम है। और आपको पता है बेटा, केमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी है उसमें 16 चैप्टर होते थे। अब बोलेंगे सर 16 चैप्टर तो नहीं है हमारी एनसीईआरटी में, कुछ कम चैप्टर हो गए। वो किस लिए वो कम हो गए? क्योंकि जब नई एनसीईआरटी जो छपी है हमारे पास, उसके अंदर सिलेबस कम हुआ है, मानता हूँ। वो बोर्ड्स वालों के लिए हुआ है बेटा। सीयूटी में अभी तक का जो करंट सिलेबस है उसमें चैप्टर्स कम नहीं हुए हैं, तो हम लोग यही मान चल रहे हैं कि जितने चैप्टर पूछे जाते थे लास्ट ईयर, उतने ही अभी भी पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा। तो आप लोगों को जितने चैप्टर 16 उनकी सबकी तैयारी करनी है। और आप सबको पता होना चाहिए बच्चा कि जो केमिस्ट्री हमारे पास, केमिस्ट्री हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो केमिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका होता है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी जिस पढ़ लेगा। समझिए, जो हमारी केमिस्ट्री है बच्चा, इसके 3 हमारे पास भाग होंगे पढ़ने के लिए। पहला होगा हमारे पास क्या? ऑर्गेनिक। सबसे पहले हम बात करें फिजिकल, हम यहाँ पर पढ़ना भी स्टार्ट फिजिकल करेंगे, ऑर्गेनिक बाद में। बाद में क्यों पढ़ते हैं बताऊंगा आपको। पहला हिस्सा हमारे पास है बच्चा फिजिकल का। दूसरा है हमारे पास बच्चों इनऑर्गेनिक का। और तीसरा जो हिस्सा है या फिर मैं कहूँ पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक। ठीक है। फिजिकल आप लोग बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन, जिनकी मैथ्स अच्छी है, बहुत आराम से वो लोग पार्ट वो समझ जाएंगे। बात करते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की। बेटा इनऑर्गेनिक में आपको थोड़ी चीजें रटनी पड़ेंगी, कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, वहां पर एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो एक्सेप्शंस को याद रखना पड़ेगा। आते बात ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में आपको याद जैसे कि रिएक्शंस याद रखनी पड़ेंगी खूब सारी, नेम रिएक्शंस। ठीक है ना। कैनिज़र रिएक्शन क्या होती है, कोलबेस्किमिड रिएक्शन क्या होती है, अलग अलग नेम रिएक्शन, सबके सब रिएक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, उनके रिएजेंट्स याद रखने पड़ेंगे। SN2 कौन सी होती है, SN1 कैसे होती है, कार्बोकटायन रिएक्शन कौन सी, कार्बो अनायन रिएक्शन कौन सी है, मतलब ये सब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कार्बोकटायन क्या होते हैं, ये सब चीजें जो हम बताएंगे आप लोगों को, जो 11 का थोड़ा बहुत जो बेसिक्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ऑर्गेनिक समझ पाएंगे। तो तीनों को पढ़ने का जो तरीका है बेटा वो क्या है? ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस है वो तो आपको प्रैक्टिस करने हैं, प्लस जो रिएक्शंस हैं उनको आप एक छोटी सी नोटबुक शुरू से ही खरीद के रखें, जिनमें सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं उनको आप लोग एक हमेशा, जो जैसे आप कुछ चैप्टर पढ़ रहे हो, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ रहे हो, तो जितनी रिएक्शंस में आ ही जा रही है उस कॉपी के अंदर वो रिएक्शंस लिखते जाओ। और रोज सुबह शाम, सुबह उठने के बाद एक बार आधे घंटे के लिए, और सुबह सोने से पहले आधे घंटे के लिए उन रिएक्शंस को देखना है हम लोगों को, उन रिएक्शंस को देखना है। सेम इनऑर्गेनिकली करना है आपको। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला जो हिस्सा बेटा, यहाँ से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर मतलब कि आप कोई भी सवाल आएगा, कहीं से भी आएगा, नहीं आप लोगों से नहीं छूटेगा, आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। और क्वेश्चंस का लेवल सीयूटी में आपको पता होता यही कि अराउंड 35 पेपर्स हुए थे आई थिंक। सबका पेपर ऑलमोस्ट अलग था, लेकिन
क्वेश्चन 35 पेपर बनेंगे बेटा, तो क्वेश्चन रिपीट होंगे हमारे पास वही जा रहे हैं। तो आपने देखा क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो अगर आप एनसीईआरटी के टॉपिक्स वाइज हम लोग पढ़ेंगे तो भी हम लोग आराम से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, आप जानते हो ये बात, और अच्छे से इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है हमारे पास, जिसमें आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग क्लास में भी करवाएंगे, हम लोग को नोट्स देंगे, डीपीपी देंगे, और इस साल हम लोग मतलब पूरी तरह से ट्राई करेंगे बेटा कि आपको जो रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी जिसमें हम लोग हर संडे डाउट सॉल्व करते हैं वो रेगुलरली हो, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितने जल्दी जुड़ते हैं हम लोगों से। जितना जल्दी आप स्टडी कैपिटल को परचेज करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन होंगे बेटा, उतनी जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो पाएंगी, मतलब जो लाइव क्लासेस है, ठीक है ना। बाकी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, हमारी ओर से पूरी हेल्प मिलेगी, कभी भी हमसे बात करनी हो तो हम भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें बच्चा। हम हमें जितना हो सके अपनी ओर से हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों का एकदम मतलब 100% आप लोगों को हम लोग दे पाए अपना। चलिए, तो ये तीन हिस्से हमारे पास बेटा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों में क्या करना है, फिजिकल में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल्स उतना ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदल जाता है, इसमें आ जाती चीजें रटने वाली, जो रटने वाली चीजें उनको रटिए उनको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ पढ़ के लिख लिख के याद कीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये 16 चैप्टर हमारे पास ओवरव्यू है बेटा। इन 16 चैप्टर्स हम लोग देखते हैं पहले तो कि चैप्टर्स का नाम क्या है और क्या क्या पूछे जा सकते हैं सवाल इसमें। पहला चैप्टर बेटा आप लोगों का सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन कैसे होता है, इस चीज हम इसे पढ़ते हैं। कुछ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन भी है इसमें, इसमें थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन ज्यादा है। तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये जो 5 चैप्टर है बच्चा, ठीक है ना, ये जो 5 चैप्टर्स हमारे पास, ये कंप्लीटली हमारे पास किसका पार्ट है, फिजिकल का, फिजिकल केमिस्ट्री जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जनरल प्रिंसिपल एंड एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हिस्सा है आपका बेटा, ये पार्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक का, ये पार्ट हमारे पास किसका बेटा, इनऑर्गेनिक का, ठीक है सर। बाकी जितना बचा हुआ है सारा का सारा हिस्सा है बेटा हमारे पास ऑर्गेनिक, ठीक है। तो फिजिकल में चैप्टर हमारे पास 5 चैप्टर हैं, और अराउंड 4 चैप्टर हमारे पास कितने हैं बेटा, इनऑर्गेनिक में है, और बाकी जो बचे हुए हमारे पास चैप्टर से वो कितने किसमें है, ऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तरीका सिंपल सी बाई की हमको क्वेश्चंस बना क्या बोलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर ना भी करे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, चीजें रटनी पड़ेंगी, और रटने के लिए क्या, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आप लोग को शॉर्ट नोट्स बनाने आने चाहिए, आपको एनसीईआरटी पढ़नी आनी चाहिए। एनसीईआरटी जो डेटा लिखा हुआ है उसको कैसे छोटे छोटे मतलब एक ही पन्ने पे सारा डेटा हम उतार लें, ऐसे पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। मतलब मेरे शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड टू स्टडी। पढ़ने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना अगर किसी को आ गया तो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। समझा रहा है कैसे बनाना है नोट्स, वो भी सिखाएंगे आपको, शॉर्ट नोट्स से बनाना है, और फिर रिवीजन कैसे करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। एक सिंपल जो तरीका है कि भाई अगर आपने आज लेक्चर अटेंड किया है कोई, और लेक्चर में मैंने कुछ चीजें पढ़ाई हैं, सेम डे पे जाके जो डीपी प्रोवाइड की जाएगी आपको, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी दिन से आपने कर लिए, तो जो आपकी मतलब क्वेश्चन बिल्डिंग है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे हम, और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन बड़े आराम से आप लोग सिलेक्शन लेके जाएंगे, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैंने पिछले साल भी जो बच्चे ज्वाइन हुए थे उनको भी वही बात बताई थी, आपको भी बता रहा हूँ मैं, कि भाई मेहनत तुम्हारे एंड से ज्यादा होना चाहिए, हमारे एंड से तो जितना हम कर पाएंगे उतना करेंगे आप लोग। तुम्हारे एंड से बस इतना होना चाहिए बेटा कि क्लासेस अटेंड करनी टाइम पे, और वीडियोस देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे आप लोग फिर कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का। समझा रहे बेटा। तो फिजिकल केमिस्ट्री की तो हमारे पास पांचों हैं बेटा, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री अब नई वाली एनसीईआरटी में बहुत नहीं आता, सॉलिड स्टेट नहीं आता, लेकिन क्योंकि सीयूटी में है तो सीयूटी में पूछा जाएगा। मेटलर्जी पढ़ेंगे, पी एंड पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनोल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने सिलेबस है, वो हम लोग बात करते हैं थोड़ी देर में। टोटल सवाल पूछे जाएंगे बेटा 50, समझिए। अब सॉलिड स्टेट से कभी कभार 2, कभी कभार 3 सवाल पूछ लेता है। ये सब में सब चैप्टर नहीं चलेगा बेटा, 2 कभी इससे पूछ लेगा, कभी कभी 3। जो लास्ट ईयर सर्विस केमिस्ट्री से पूछा जाता सवाल अराउंड 4 से 5 सवाल पूछ लिए थे कुछ एग्जाम्स में। हाँ, कभी कभार ट्रेंड ऐसा हो जाता है बेटा, सर एक चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। बट ऐसा ऐसा तो नहीं है कि आप वही पढ़ते रहो बाकी छोड़ दो, नहीं, अपने को पढ़ के पूरा जाना है, और हम पढ़ाएंगे पूरा, एक एक टॉपिक वाइज, एक एक हमारे पास जो एकदम सब टॉपिक वाइज भी हम लोग कुछ चीज छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है अपना, केमिकल काइनेटिक्स है, इनमें भी सिर्फ सेम सवाल 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास आपको रेगुलरली देखने को मिलेंगे। समझा क्या। आगे बात पी ब्लॉक की, बेटा पी ब्लॉक अच्छा चैप्टर और बहुत बड़ा चैप्टर होता है, 3 से 4 सवाल आते हैं पी ब्लॉक से कभी कभार, ठीक है बच्चा।
डी एंड एफ। अब ऐसा नहीं है कि 2 से 3 लिख दिया मतलब हमेशा 2 सवाल या 3 सवाल पूछे जाएंगे, कभी कभार कम सवाल पूछ लेता है, कभी कभी ज्यादा सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक रेगुलर ट्रेंड कभी नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन ये है कि जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा रहा है। सोल्यूशंस, इसमें मोल कॉन्सेप्ट वगैरह जो है आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा वही सब यहाँ पर भी है, ठीक है। कुछ यहाँ पर अलग चीजें आएंगी, कॉल राउल्ट्स लॉ वगैरह, तो पढ़ेंगे उसके बारे में। पी ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें डबल टिक मार रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई वो बड़ा चैप्टर से याद करने में डिफिकल्टी है। डी एन एफ ब्लॉक बहुत आराम से पढ़ लोगे आप, एक दो लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन सवाल पूछते बेटा कभी कभी 3 से 4 सवाल पूछ लेता है हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत आराम से स्कोरिंग चैप्टर बेटा, स्कोर कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक का। मैं बता दूं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज है ना कि अगर मैं भी पढ़ा रहा हूँ और अगर उससे रिविजन अच्छे से नहीं कर पाऊँ तो मैं भी पढ़ा नहीं पाऊंगा, भूल जाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन रेगुलरली होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री आपने एक बार पढ़ लिया, क्लियर, खत्म बात। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अगर कॉन्सेप्ट है बेटा, जैसे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ठीक है ना, जैसे कि लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन है, एक बार समझने वाली चीजें हैं। जेड स्टार है, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सब चीजें एक बार हमने पढ़ ली, फिर आपको वापस देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनमें क्या सीन है बच्चा, ऑर्गेनिक में आपको बार बार रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, कौन सा रिएजेंट चाहिए आपको, रिएजेंट्स के यूज, उनके इस्तेमाल आपको पता होनी चाहिए। अगर रिएजेंट्स आपको पता ही नहीं है, K2Cr2O7 क्या करता है, KMnO4 क्या करता है, CrO5 क्या करता है, अगर ये सब चीजें आपको पता नहीं है तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। और ये सब कैसे होगा बेटा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस, ऐसे एग्जाम अगर मई में है तो मई से 2 महीने पहले आपको डेली कम से कम आधा से 1 घंटा रिएक्शन लिख लिख के याद करनी पड़ेगी बेटा। आप किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। समझ आ गया, समझ आ गया बेटा, समझ आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक डिटेल में हमारे पास है कि भाई क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास, वो भी एक बार देख लो, ठीक है ना। ये जस्ट अपने, आप चाहो तो अभी यहीं से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उनके, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब क्योंकि ये इंट्रो लेक्चर है तो उसमें पूरा डिटेल बता सकता हूं आप लोगों को, जब पढ़ेंगे तो बड़े आराम से एक पॉइंट की बात करेंगे। सॉलिड स्टेट में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन द डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, बाइंडिंग फोर्सेस के बेसिस पे कैसे कैसे क्लासिफाई करना है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, अमरफस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होती है, 2D और 3D में पैकेजिंग कैसी होती है, पैकेजिंग एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है ना। फिर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है बेटा, इसके अंदर डेंसिटी वाले सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। उसमें एक सिंपल फॉर्मूला होता है Z/A³ वाला, याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना। थोड़ा सा उसमें मोल कॉन्सेप्ट की भी लगते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पता करने के लिए। और क्या चीज़ है बेटा, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स, पी टाइप, एन टाइप, ये सब आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो आप लोग, ऐसे तो यहाँ पर ही पढ़ोगे आप थोड़ा बहुत, ठीक है। अगले चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग बेटा, सोल्यूशन। सोल्यूशन हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा बेटा, टाइप ऑफ सोल्यूशन, भाई कितने तरह के सोल्यूशन होता है हमारे पास। फिर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, भाई मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे किसमें, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में अंदर, ठीक है। फिर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है ना, उसमें RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, अच्छे से, कोई बात नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे। वेंटो फैक्टर वगैरह। सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास, इसमें भी आप लोग टॉपिक्स पर देख लीजिए, रेडॉक्स रिएक्शंस। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्लास 11 का जो रेडॉक्स आपका चैप्टर है, मैं एक्चुअली में ऐसा करता हूं कि जो टॉपिक्स हैं उनमें आपको बताते जाऊंगा कि भाई क्लास 11 का आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि अगर आपको बात किया जाए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आप जब भी पढ़ें तो 11th का जो रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा रेडॉक्स और थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम आप पढ़ लेंगे तो आपका एक बेड़ा पार हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं केमिकल इलेक्ट्रिक्स में, इसमें कुछ 11th का नहीं है बेटा, सब इसमें 12th का ही है। इसमें 11th का कुछ भी नहीं है, 12th का ज्यादा है। एक एक्टिवेशन एनर्जी जब कॉन्सेप्ट आते हैं तब थोड़ा सा इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आता है, जो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पूरा पूरा 12th वाली है चीज़ें। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कि अगर आप 11th क्लास में अगर आपको टॉपिक्स क्लियर नहीं है बहुत ज़्यादा तो आप 12th में अच्छा नहीं कर पाएंगे या फिर आप सीयूटी में अच्छा नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। समझ आ रहा है बेटा, आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आप बहुत समझदार है सब लोग, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत से पढ़ाई करेंगे, और आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको, ठीक है। अगर बात करें हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में, ये भी कम्प्लीटली इंटायरली न्यू न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए जो 12th में आएंगे इस बार, या सीटी प्रिपरेशन करेंगे। इसमें एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में और एडिशन में क्या फ़र्क होता है, फिर
एब्जॉर्प्शन में दो तरह के होते हैं, कीमोजॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर क्या क्या फैक्टर्स डिफाइन करते हैं एब्जॉर्प्शन को, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। दो तीन आइसोटॉम्स होंगे हमारे पास, वो भी पढ़ेंगे, फ्रेडलिक आइसोटॉम वगैरह। अगला बात करें कोगुलेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो प्रोसेस है इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ एक आध न्यूमेरिकल पार्ट भी होगा इसमें, वो भी करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री वो हो जाता है खत्म। अब आते हैं हम लोग किस पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक बेटा क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी मेटलर्जी। हमारे पास मेटलर्जी में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। मेटलर्जी मतलब बेटा मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना उनके मिनरल से, ठीक है ना, उनके क्या बोलते हैं, ओर से, ठीक है। तो उनको प्रॉफिटेबली कैसे हम लोग निकाल सकते हैं उनके ओर से, उनके मिनरल फॉर्म से, इसको बोलते हैं मेटलर्जी। और अलग अलग प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, वो सबके सबको पढ़ना पड़ेगा। तो प्रोसेसेस एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, कैसे मेटल को निकाल सकते हैं हम लोग, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये तीनों मतलब स्टेप्स होते हैं। पहले निकाल के उनको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, फिर उसको ऑक्साइड से मतलब ऑक्सीजन सिलेक्शन कराया जाता है, फिर उसको रिड्यूस किया जाता है। ये तीनों मेथड है। फिर रिफाइनिंग मेथड होता है, मतलब निकालने, जैसे आप इंडिया में देखते होगे कि जैसे रिलायंस वगैरह है, तो रिलायंस क्या करती है, तेल बनाती है घर पे या तेल निकालती है, कुछ नहीं करती है। ये बस जो तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, कहाँ से, सऊदी अरब वगैरह से, जो मतलब ये अरब नेशन से, वहां से जो तेल आता है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल्स, उनको रिफाइन करते हैं। रिफाइन करके मतलब उसको और प्योर फॉर्म में बनाकर बस बेचते हैं। रिलायंस वगैरह, रिलायंस कंपनी है, चाहे अडानी है, ये सब कंपनी का यही काम होता है, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर मेटलर्जी में। तो ये देखो अगर तुम लोगों के पास टाइम कम हो, मतलब सिलेबस क्या बोलते हैं, नहीं हो रहा हो, फिर ये चैप्टर मत पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, बता दो आप लोगों को। और चैप्टर बहुत बड़ा है, एनसीईआरटी आप खोलोगे तो मालूम पड़ेगा, 30-40 पन्नों का चैप्टर है बेटा, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, आराम से। पर ऐसा नहीं कि छोड़ देना चैप्टर को, पढ़ना पड़ेगा आराम से, ठीक है ना, अभी टाइम बहुत है, आराम से पढ़ेंगे। चलिए, अब पी ब्लॉक। पी ब्लॉक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर बेटा। हर एक क्लास 11th में तो आई थिंक कार्बन और ये बोरॉन फैमिली हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हेलोजन फैमिली और नोबल गैसेस, इनके बारे में हमको पढ़ना है। उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल रिएक्शंस, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उनके जो कंपाउंड्स हैं, जैसे ऑक्सीजन के जो कंपाउंड अच्छे अच्छे, सल्फर के, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है वो पढ़ोगे आप लोग, एसिड्स पढ़ोगे आप लोग, ठीक है ना। ये सब चीजें हमको पढ़नी किसमें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। देख लीजिए इस सिलेबस से स्क्रीनशॉट लेना तो आप लेते रहिए साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बचा, देखो ये पी ब्लॉक का ही है, अभी तक चल रहा है ग्रुप 16 एलिमेंट्स में, क्योंकि पी ब्लॉक बड़ा चैप्टर बेटा, पी ब्लॉक इज अ बिगर चैप्टर। चलिए, देखो ये अभी तक पी ब्लॉक का ही चल रहा है वही पी ब्लॉक बड़ा है, मतलब हर एक जो ग्रुप है हमारे पास याद रखना कि बस 3 ही फैमिली पढ़नी, 4 ही फैमिली पढ़नी है। बोरोन और कार्बन तो हो गया 11th क्लास में, अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन फैमिली यानी हेलोजन फैमिली, फिर नोबल गैसेस, ये 4 फैमिली पढ़नी है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बस, और इनके कंपाउंड्स, इनके जो जो अच्छे अच्छे कंपाउंड्स है, जैसे नाइट्रोजन का नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड, ये सब कंपाउंड हो गए। सल्फर का अपना अपना कंपाउंड है, रोमिक सल्फर, ये सब पढ़ोगे आप लोग, कौन जहरीला होता है, कौन सा नहीं होता, ये सब चीजें पढ़ोगे आप लोग। अगला डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को याद करने की, जो भी एलिमेंट्स के नाम है बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, उसको चिंता मत करो। और छोटे छोटे चैप्टर से आराम से निकल जाएंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा। इसके सेम वही काम, डीएनएफ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके कंपाउंड्स। डीएनएफ ब्लॉक में जो कंपाउंड पढ़ने हैं वो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये 2 कंपाउंड्स हैं जो आप लोग 12th के अपने बोर्ड्स में भी पढ़ते होंगे। थोड़ा बहुत लेंथेन और एक्टोवेट का भी पढ़ना है हिस्सा, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे पास, क्या प्रॉपर्टीज है इनकी। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करते हैं, ये सब चीजें बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और नॉर्मल कंपाउंड में क्या फर्क होता है, ये बातें करेंगे। हेलो एल्किन्स, अब खत्म हो गई इनऑर्गेनिक, अब स्टार्ट होगी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या होगा बेटा, हेलो एल्किन्स और हेलोजेंस, मतलब हेलोजन सब लगते हैं किसी एल्काइल ग्रुप पे, फिर क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। और जब किसी बेंजीन के ऊपर लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, हेलो एरिन्स हो जाते हैं। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कैसे डिफर करता है, SN2 SN1 रिएक्शंस कौन करती हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन सी करती हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते रहिए साथ साथ में। चलिए बेटा, द नेक्स्ट इज एल्कोहल, फिनोल, ईथर। सी बात है, 3 हमारे पास कंपाउंड है, एल्कोहल, फिनोल, ईथर। इनके भी अब एल्कोहल, फिनोल और ईथर, इनकी प्रिपरेशन कैसे कर रही है, तो सारे जितने भी ऑर्गेनिक में चैप्टर्स थे बेटा, उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और कुछ उनके जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स होंगे एल्कोहल के, वो बताएं, बात करेंगे। जैसे एल्कोहल में मिथेनॉल और इथाइल एल्कोहल की बात बहुत ज़्यादा होती है, स्पिरिट एल्कोहल, ठीक है। तो ये सब जो कंपाउंड्स उनके बारे में बात करेंगे। तो ये अपना सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए बेटा। द नेक्स्ट इज एल्डिहाइड कीटोन एल्काइल, सेम वही चीज,
कुछ अलग नहीं है, ठीक है, सेम वही चीज बेटा। क्या करना है हमको, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, ये तीनों चीजें पढ़नी है बस। इन चीजों को अगर तीन चीजों को आप एक पन्ने पे उतार कर सारे पॉइंट्स अच्छे से लिख सकते हो आप लोग, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, आराम से सिलेक्शन हो, चिंता नहीं है, सब चीजें याद भी हो जाएंगी टाइम पे। ठीक है बच्चों, अगर सिलेबस देखना है, ये नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड मतलब वही नाइट्रोजन और अमीन ग्रुप वाले जो हैं कंपाउंड्स, इनके बारे में ये रहा हमारे पास। अगला बेटा बायोमोलिक्यूल्स, ये बायोमोलिक्यूल्स बड़ा मस्त चैप्टर है। ये बहुत मस्त चैप्टर क्यों है, क्योंकि जो बायो वाले बच्चे उनको ये लोग बायो में पढ़ते हैं चैप्टर, और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स जैसे डीएनए, आरएनए, ग्लूकोज, मैनोज, ये सब चीजें, ठीक है ना, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कैसे स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या डिफरेंसेस है, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, ये सब चीजें हम बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाते हैं, और विटामिन और डीएनए वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे इसमें। तो जो बायो वाले बच्चे उनके लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि ये उनके लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब उनको आता है इनमें। द नेक्स्ट चैप्टर इज बेटा पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं, जब एक जैसे कंपाउंड्स मल्टीपल चेन बनाने लग जाए हमारे पास, उसको बोलते हैं पॉलीमर्स, ठीक है। अब पॉलीमर्स जैसे कार्बोहाइड्रेट में शुगर्स मॉलिक्यूल है, वो पॉलीसेकेंड बनाते हैं हमारे पास, तो भी एक तरह का पॉलीमर है। पर पॉलीमर्स का जो डेली यूज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे प्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन, नाम में पॉलीथीन लग गया ना, मतलब इथीन जो है वो बहुत सारे उसके मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे जो साथ में जुड़े हुए हैं, तो पॉली इथीन बोलते हैं। उसका नाम बोल बोल के लोगों ने बहुत कॉमन नेम पॉलीथीन ही बुला दिया, समझा रहा है। तो ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, पॉलीमर्स में। ये 15 चैप्टर, और लास्ट चैप्टर हमारे पास बेटा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मतलब एवरीडे लाइफ, रोज की जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री को, ये सब हम बात करेंगे। इसमें क्या क्या है बेटा, केमिकल्स इन मेडिसिन, दवाइयों में जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे पैरासिटामोल का फॉर्मूला क्या है, आइबुप्रोफेन का फॉर्मूला क्या है, इस चीज़ हम इसमें बात करेंगे। अगला है केमिकल्स इन फूड, फूड में कैसे इस्तेमाल होता है भाई, कलरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जलेबी का कलर पीला ही क्यों दिखता है तुम लोगों को, अगर कलरिंग एजेंट ना लो तो कैसा नजर आएगा, एकदम अलग नजर आएगा, समझा क्या। कलर हो गया, उसकी मिठास। अब ऐसा तो नहीं है बेटा पूरी दुनिया को चीनी की आदत लग चुकी है, तो सबको शुगर के वाली चीनी खिलाया जाए, तो शुगर केन वाली चीनी नहीं खिलाई जाती है आजकल, रिफाइंड ऑयल जो चीनी होती है, मतलब जो मतलब लैब में बनाई जाती है, एलिटेम, आस्पर्टेम, ये सब जो हमारे पास शुगर्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, जिनकी जो मिठास है वो 1000 गुना 500 गुना ज़्यादा होती है केन शुगर से, जो गन्ने से आती है, गन्ने से आने वाली जो चीनी है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगला क्लींजिंग एजेंट, मतलब जो आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग देख पाते हो केमिस्ट्री का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है, वही खाने में, दवाइयों में, और हमारे कोई कपड़ा वपड़ा साफ करना है, क्लींजिंग एजेंट, डिटर्जेंट के रूप में साबुन जो है, सब में केमिस्ट्री है, ठीक है। तो यही हमारा सिलेबस था बच्चा। उम्मीद है आप लोग सबको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर, और जितना जल्दी हो सके आप लोग एनरोल कीजिए हमारे साथ कोर्स में। और इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ आप लोगों से। पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा, और नमस्कार।